फिल्म को दो सबसे बड़े क्रिटिसिज्म जो मिल रहे हैं वो है बैड सीजीआई और सड़े डायलॉग, जिनकी वजह से लोग अब इसे मोड़ के कभी अच्छे नज़र से देख ही नहीं पाएंगे। सीजीआई तो फिर भी माफ़ हो जाता है, पर डायलॉग्स ने तो हदें पार कर दी है और अब इस समय चेंज कर दिए सारे बेकार डायलॉग्स, लेकिन भाई लोग ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं। बाकी सीजीआई मेरे हिसाब से ऐसा है कि कहीं कहीं सीजीआई बढ़िया है, कहीं कहीं सड़ा है, और सड़ी जगह इतना सड़ा है कि तुम फिल्म से बाहर आ जाओगे। लेकिन ये चीज़ बहुत आसानी से इग्नोर हो जाती है अगर फिल्म की स्टोरी रामायण के स्टोरी बीट्स के इंटरेस्टिंग पार्ट्स को बिल्कुल सही से दर्शा दे, जिसमें जिस सोर्स से इंस्पायर्ड स्टोरी उसकी तरफ कितनी फेथफुल रहती है, उसके थीम्स और मैसेजेस को कितने सही से दर्शाती है। मैंने यहाँ दर्शाना कहा है, मतलब रामायण ऐसी पिक है जिसके थीम्स और मैसेजेस काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन मान लो जैसे तुमने अपनी थिंकिंग से जो भी थीम्स और मैसेज ग्रंथ का समझा है उससे तुम कितनी सही से लोगों को दर्शा पा रहे, मैं यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ। और आखिरी सोर्स से इंस्पायर्ड होकर तुम अपने क्या चेंजेस कर रहे हो स्टोरी में, और जिस चीज़ को तुम चेंज कर रहे हो वो तुम अच्छे से समझते हो कि नहीं कि असली सोर्स में वो किस लिए थी। और अगर ये सब सही से तुमने नेल कर दिया तो सीजीआई को इग्नोर करके हम लोग फिर भी फिल्म से सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ऑब्वियसली आदिपुरुष ने नहीं किया ये सब। ये पूरी फिल्म मुझे बस ऐसी लगी कि उन्होंने रामायण पढ़ी, उन्होंने कहा कि हाँ ये सिनारियो होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और बिना किसी भी सिनारियो को समझे बस स्टोरी का प्लॉट ए से बी ले जाते गए। और ये सब तुम्हें बहुत सामने से दिखेगा कि किसी को भी इतना टाइम नहीं दिया गया इमोशंस शो करने का, और कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करे गए। मूवी में अयोध्या का पॉलिटिकल टेंशन वाला सेक्शन फिल्म में नहीं दिखाया गया, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन क्या कर सकते हैं, 3 घंटे में हर चीज़ नहीं दिखा सकते। तो फिल्म में सीता जी के हरण से लेकर युद्ध के खत्म होने तक की कहानी है। सबसे पहले इन्होंने फिल्म में राम जी का इंट्रोडक्शन सही से नहीं किया, और उनसे ज़्यादा अच्छा इन्होंने रावण का इंट्रो सीन रखा है, जिसमें काफ़ी स्टाइलाइज रावण हत्था बजाते बजाते रावण की उंगलियां कट जाती है। वो चीज़ रावण को कुछ यूनिक करेक्टराइजेशन दे रहा था कि बजाते बजाते इतना लीन हो गया कि हाथ कटने का भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा, जो कि मुझे बढ़िया लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ राम जी के इंट्रोडक्शन में इन्होंने ढेर सारे दम पिशाच रख दिए। अब ये भी चलो ठीक है, मान लेते हैं इस फिल्म को इसी एस्थेटिक में जाना था और ये हैरी पॉटर के दम पिशाच ही हमारे दैत्य दानव है। इस एस्थेटिक के बारे में मैं डीप में थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। तो यहाँ राम जी अब ये सैकड़ों दम पिशाचों से लड़ रहे हैं, जिनमें से इनका जो जनरल था वो पूरा मॉर्टल कॉम्बैट का स्कॉर्पियन लग रहा था। तो हम लोग इमेजिन करते हैं राम जी को, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये इतने सारे छोटे मोटे दैत्य आए हैं तो उन्हें कितनी कठिनाई लगेगी इनको हराने में। हम लोग जब भी हमारे भगवानों के बारे में कथाएं में सुनते हैं तो सबसे पहला इमेज ही उनका ये होता है ना कि ओवर पावर्ड, और इस सीन में राम जी एक एक करके तीर चला रहे हर छोटे दम पिशाच पे, और आखिरी में एक तीर उनके जनरल स्कॉर्पियन पे भी चला देते हैं और खत्म। यहाँ पे ओवर पावर कहाँ दिखे। यहाँ दिक्कत ये है कि हम लोगों को ये दम पिशाचों का अंदाजा ही नहीं है कि ये कितने ताकतवर है। तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो संख्या बढ़ा दो दुश्मनों की, या फिर उस दुश्मन को बहुत बड़ा या ताकतवर दिखा दो। मान लो कोई राक्षस यहाँ आया होता और वो पूरी पहाड़ी उठा के फेंक देता, विच इज नॉट पॉसिबल। इनके लिए सीजीआई में भी बहुत पैसे लग जाएंगे, पर मान लो तो वो राक्षस की ताकत का हमें अंदाजा हो गया। अब अगर हमें राम जी को ओवर पावर दिखाना है इस जगह, तो भाई वो अपने बाण को बिना उठाए सिर्फ हाथों से तीर फेंक के मार दे उसे, तो हमारे पास एक चीज हो जाएगी ना बात करने के लिए। जैसे तुम ये समझो, हर लड़ाई का वर्णन हम लोग कथाओं में सुनते हैं, तो हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो यूनिक होता था उन दोनों के बीच के युद्ध में, जो हम लोगों को हमेशा हमेशा याद रहता था। जैसे कर्ण को ताकतवर दिखाने के लिए वो अर्जुन और कर्ण का रथ पीछे जाने वाला युद्ध होता है, या फिर सीता जी का स्वयंवर ही ले लो, उसमें शिव जी के बाण का वजन बता दिया और दुनिया के सारे महारथी आके भी उसे नहीं उठा पा रहे, और राम जी ने आके उसे आराम से उठा लिया, हो गया ओवर पावर्ड। लेकिन ये चीज और दिमाग में ऐसे बसी ना कि सिर्फ उठाया नहीं, बाण ही तोड़ डाला। अब ये ज्यादा अच्छे से राम जी की ताकत को दर्शा रहा है, या फिर वो वहां दम पिशाचों को एक एक करके तीर मार रहे वो दिखाएगा। अब आते हैं उस बात में कि अगर दुश्मनों की संख्या बढ़ा दो, जो कि उन्होंने फिल्म में किया है, और ये देखते हैं मेरे दिमाग में ये आया कि भाई या तो यहाँ हम लोगों को वो एक तीर छोड़ के ढेर सारे तीर निकलने वाला सीन होगा, या फिर एक तीर से जितने सैकड़ों दैत्य यहाँ आए हुए हैं वो सब मर जाएंगे, पर दोनों नहीं हुआ। और ये ओवर पावर दिखने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीन का इंटेंशन यही था, राम जी को ओवर पावर दिखाना, जिसमें ये फिल्म फेल होता है मेरी नजरों में। बच्चे इसे कैसे देखेंगे मुझे नहीं पता। ये ओवर पावर वाला इंट्रोडक्शन का अगर मुझे बेस्ट एग्जांपल देना है तो RRR ले लो, जिसके बारे में मैं अपनी RRR वाली वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो देख लेना कभी तुम लोगों से। तो भाई पावर को सही से नहीं दिखा पाए हैं लोग, पर उससे जरूरी इमोशंस है, तो उसे कितना सही से दिखाया, ऑब्वियसली नहीं दिखा पाए। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जटायु वाला सीन। रावण जटायु के पर काट देता है और जटायु आके राम जी के आगे गिर जाता है, और राम जी बस उसे देख के इग्नोर करके चले जाते हैं, जो कि फिल्म के चेंजेस के हिसाब से मैं समझता हूँ कि क्यों किया गया, क्योंकि जस्ट उनके आगे रावण सीता जी को ले जा रहा था और इस समय उनको बचाना ही मेन प्रायोरिटी होगी। तो मुझे लगा वापस आकर जटायु से फिर से बात होगी, ऑब्वियसली नहीं हुई, तब तक जटायु के प्राण खत्म हो चुके थे। अब अगर तुम देखोगे तो ये जटायु और राम जी के बीच बात होना कितना इंपॉर्टेंट था इमोशनल वेट के लिए। इसके बिना ये सीन सिर्फ ये था कि एक बाज बचा रहा था सीता जी को और उसे रावण ने काट दिया और तुरंत आगे बढ़ गया स्टोरी में। इस इमोशनल कॉन्वर्सेशन की जगह फिल्म ने रावण का उछल के पर काटना
अपना उस पर फोकस किया। अब तुम लोग खुद बताओ, जटायु के बारे में हम लोग जब सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं तो क्या हिट होता है? ये ना कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सीता जी को बचाने के लिए रावण से भिड़ गया, या फिर ये कि रावण ने उसके पर काट दिए। भाई मरते मरते भी वो इस बात के लिए रोया था कि सीता जी को बचा नहीं पाया। वो अपने मरने के लिए 1% दुखी नहीं हो रहा था। ये था इमोशनल वेट जटायु का। और अगर ये कॉन्वर्सेशन होती तो प्रभास की एक्टिंग स्किल्स भी हम लोगों के सामने आती कि कैसे वो राम जी के मेंटल स्टेट को दिखा पाएगा, क्योंकि ये समय सबसे लो पॉइंट था उनके लिए। उनकी बीवी को रावण उठा के ले गया और यहाँ उनका दोस्त उनकी बीवी को बचाने में मारा गया। फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस। उल्टा सनी सिंह को भी एज अ लक्ष्मण गिल्ट दिखाना था कि वो क्यों सीता जी को अकेले छोड़ के आया था। पर हम लोग ने फिल्म देखी और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब चीजें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए इन्हें बस डायलॉग बढ़ाने थे, सीजीआई में मेहनत नहीं करनी थी। जैसे सूरसा नहीं दिखाई गई तो उसको मैं समझ सकता कि बजट नहीं हो पा रहा होगा। हनुमान जी लंका जाने पे अपने पूछ की गद्दी बनाते हैं, वो भी बजट से बाहर हो गया होगा। पर जो दिखाया गया उसमें सिर्फ सही राइटिंग करके वो इमोशनल वेट दे सकते थे। इन्हें बस जल्दी जल्दी एक सीन से दूसरे सीन में जाके मूवी खत्म करनी थी। इन्हें मेघनाथ की फ्लैश वाली पावर दिखानी थी और रावण का ड्रैकुला वाले कासल के शॉट दिखाने थे। तो ये सही समय है एस्थेटिक्स की बात करने का। ये कासल, वानर सेना के गोरिल्ला का डिजाइन, तुम्हारे दैत्य दानव राक्षस सब वेस्टर्न मीडिया से क्यों इंस्पायर किए गए भाई? तुमने लंका को हमारे इंडियन एस्थेटिक्स में रखने की जगह वीडियो गेम का गॉथिक आर्किटेक्चर दे दिया। रावण ड्रैकुला की तरीके चमकादड़ कंट्रोल कर रहा। बाकी एमसीओफिकेशन तो ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स वाला चूतिया तो आ ही गया इंडिया में, यहाँ भी तुम्हें फ्लैश लाना था। फिर राक्षसों का डिजाइन तुमने वेस्ट से उठा लिया, जबकि ऑलरेडी हमारे इंडियन आर्ट में तुम कई राक्षसों को आराम से देख सकते हो हमारे इंडियन पेंटिंग्स और इलस्ट्रेशंस में, लेकिन तुमने दम पिशाच रख दी है। वेस्टर्न फैंटेसी से उठा के ओक्स, ग्नोम्स, ऑगर्स रख दी है। अगर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली थी, ये हमारे कल्चर और एपिक को रिप्रेजेंट कर रही, उन्हीं का चुरा के उनके मुंह पे दे मारो, ये कहाँ की स्ट्रेटजी है भाई? फिर युद्ध भूमि में एक भी रथ नहीं है भाई। मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था इस चीज को लेके। मैं इस फिल्म को देखने जा रहा था, मुझे पता था कि खराब है ऑलरेडी, लेकिन मेरे मन में एक बात थी कि चाहे जितना सड़ा दे, युद्ध भूमि में रथ में लड़ते योद्धाओं को देख के मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। बढ़िया सेटिस्फाइड हुआ। तो एस्थेटिक्स के मामले में जो भी फैंटास्टिकल चीजें थी वो हमारे इंडियन कल्चर को नहीं बिलोंग करती है, सब बाहर से प्लेजराइज्ड है। अभी मेरे पास देखो और क्रिटिक है, लेकिन तुम लोगों को इंटरवेंशन के तौर पे जो जो मुझे अच्छा लगा वो बता देता हूँ। मुझे हरण वाला सीन काफी सही लगा, जबकि उसमें भी देखो लिबर्टीज थे, जैसे लक्ष्मण रेखा की जगह कवच था और रावण कुछ स्पाइडरमैन के सिम्बियोट वाली चीज यूज कर रहा था। लेकिन ये पूरा सिनारियो जिस तरीके से प्ले आउट हुआ उसमें ओरिजिनल के एसेंस अभी भी इंटैक्ट है, और उसके 3 मेन रीजन है। पहला, रावण साधु के लुक में आया जो कि काफी सही सा लगा। दूसरा, सैफ अली खान ने जिस तरीके से नुआंस डायलॉग मारे, और कृति सेनन की भी एक्टिंग काफी सही सी लगी। मतलब ऐसा ही होता है ना कि रावण काफी सड़ी सड़ी चीजें बोल के कोशिश करता है सीता जी को उत्साह के रेखा मंगवाने के लिए, जैसे लीला में कैरेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं, वो वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। और फिर तीसरा वो कि इस चीज का भी ध्यान रखा गया है कि रावण सीता जी को बिना छुए ले जाता है। ये हो गया जो मुझे अच्छा लगा। बाकी समुद्र में पत्थर का पुल बना के पूरी सेना का उस पुल को पार करने वाला सीन यहाँ भी उतना ही एपिक वाली फीलिंग दे रहा है। सिर्फ नेवर एंडिंग सेना को देख के आंखें चमक उठती है। तो मेरी तारीफें खत्म होती है और तुम लोगों का इंटरवल खत्म हो गया। अब फिर से क्रिटिसिज्म में आते हैं। बाली सुग्रीव वाली फाइट में भी मुझे वही फीलिंग आई कि जल्द से जल्द हटाना चाहते थे ये लोग। इन दोनों की फाइट चालू होने पे मुझे सबसे पहले दिमाग में यही आया कि मैं भी इन दोनों में अंतर नहीं समझ पा रहा कि कौन बाली है कौन सुग्रीव। तो मैं काफी खुश हुआ कि इनके सड़े सीजीआई और कोरियोग्राफी की वजह से स्टोरी का एक बीट अपने आप कवर हो जा रहा है। पर सुग्रीव कभी लौट के दोबारा राम जी के पास गया ही नहीं। दूर खड़े हुए सारे लोग ऑलरेडी दोनों में अंतर कर पा रहे थे। तो चलो मान लिया कि ये लोग उस चीज को नहीं दिखाना चाहते, पर बाली के वरदान के बारे में तो बताना था ना कि उससे लड़ने जाओगे तो तुम्हारी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो दूर से खड़े होकर उसे तीर मारने का सिर्फ एक रीजन था कि राम जी बस जज कर रहे थे कि दोनों में कौन ज्यादा अच्छा राजा है। तो दूर क्यों खड़े हो ना, बगल में खड़े होकर देख लेते। और अच्छे राजा को जज करवाना है तो लड़ाई आखिरी चीज होगी जजमेंट करने के लिए। ये हो गई टेक्निकल बातें। स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बाली के वरदान को एक्सप्लेन करने से वही यूनिकनेस वाला फैक्टर आ जाता है कि हमारे ग्रंथ में काफी रहस्यमय चीजें भी थी और इसे करने में सिर्फ और सिर्फ एक डायलॉग चाहिए था। क्यों नहीं किया गया मुझे नहीं मालूम। हम सबको बाली याद ही अपने वरदान के लिए रहता है, और ये कि उसने रावण को 6 महीने तक अपने बाजुओं में जकड़ के रखा था। ऐसे ही सेम जैसे वरदान एक्सप्लेन नहीं किया गया वैसे ब्रह्मास्त्र एक्सप्लेन नहीं किया गया। समुद्र देव पे गुस्सा के राम जी उन पे ब्रह्मास्त्र तान देते तो ब्रह्मास्त्र को एक बार कमान पे चढ़ा दिया तो उसे इस्तेमाल करना ही पड़ता है, पर फिल्म में मस्त आराम से रख दिया गया। ये इग्नोरेबल है, पर इस चीज से फिर से वही ये सारे ताकतवर अस्त्रों का लोड डेवलप होता है। उससे समझ आता है कि हम लोगों को जो कहानी दिखाई जा रही है वो एक बड़े संसार का हिस्सा है जिसमें और भी चीजें हैं जिनके अलग अलग रूल्स है, और ये सब हम लोगों को याद भी इसलिए रहती है क्योंकि हमारे दिमाग के लिए ये सब काफी इंटरेस्टिंग होता है। ये सारी चीजों को सही से ना समझ पाने के चक्कर में कहानी कुछ भी डेवलप नहीं कर पाई। और चलो मान लेते हैं उन्हें इस तरफ फोकस नहीं करना था, पर उन्होंने राम जी के इमोशनल साइड को भी तो एक्सप्लोर नहीं करा। प्रभास ने पूरी फिल्म में मोनोटोनस चेहरे के साथ डायलॉग मारे, जहां कठिन इमोशंस दिखाने थे वहां वह सीन ही कट कर दिया गया। तो भाई दिखाना क्या था? तुम्हें ताकत नहीं दिखानी थी, तुम्हें इमोशंस नहीं दिखाने थे, तुम्हें वर्ल्ड डेवलप नहीं करना था, तो क्या करना था? रामायण पढ़ते समय या सुनते समय हम लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार युद्ध का होता है, और मैं सिर्फ यही देखने गया था कि इसे कैसे पुल ऑफ किया गया है।
ऑब्वियसली सड़ा। कासल के ऊपर चढ़ते समय दीवारों पे बड़े बड़े लोहे के धारीदार ट्रैप लगाए गए, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के बैटल ऑफ कासल ब्लैक से छापा गया है, जिसमें बड़ा सा लोहे का साइथ गिरा देते ऊपर से। और अगर कोई यहाँ ये बोलने वाला है कि कॉपी ने इंस्पायर्ड है या हिस्ट्री में लोग ऐसे ही रखते थे लोगों को किलों में क्लाइम करने से रोकने के लिए, तो भाई बेवजह सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग चीप कॉपी को। जीओटी में जब पहली बार वो साइथ गिरा था तो वो उस बैटल का पंच लाइन था। यहाँ उस आइडिया को बेशर्मों की तरह छापा गया है। नहीं लिख पाते इन लोग बैटल्स को, इन्हें कोई बैटल टैक्टिक्स भी रिसर्च नहीं करनी होती है। यहाँ तक कि बाजीराव मस्तानी में ज्यादा अच्छे बैटल्स थे, दिमागी चीजें हो रही थी वहाँ। 2023 चल रहा है और हम लोग अभी भी वेस्ट को कॉपी किए जा रहे हैं। यहाँ साला क्या कमी है भाई अपने देश में इंस्पिरेशंस की। दूसरा, युद्ध की शुरुआत। इससे कचड़ी शुरुआत मैंने आज तक नहीं देखी। जिसने भी ये सिनारियो लिखा है, प्लीज ब्रो तुम कैसे अपने आप को राइटर कह सकते हो। तो युद्ध भूमि की शुरुआत इन लोगों ने वहां से करी है कि इंद्रजीत अपनी मायावी शक्तियों से सीता जी की छवि बना के युद्ध में ले आता है। फिर इन लोग सीता जी को छोड़ देते हैं, जिससे हम लोगों को लगे कि ठीक है इन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और ये युद्ध खत्म कर रहे हैं। जरूर। फिर जैसे सीता जी राम जी के पास पहुंचती है, इंद्रजीत पीछे से आके उन्हें मार देता है और फिर पता चलता है हम लोगों को कि वो सिर्फ एक छवि थी, असलियत में वो एक राक्षस था। और फिर रावण की सेना हंसने लगती है राम जी पे और राम जी गुस्सा के अकेले चार्ज कर देते हैं और रावण की सेना उन्हें घेर लेती है। बेसिक टैक्टिक होता है बैटल का कि इमोशनल होकर दुश्मन अपनी आर्मी को ओवर एक्सटेंड कर दे, फिर फ्लैंक से अटैक करके मेन टुकड़ी को घेर लो। दिक्कत यहाँ ये है कि ये भी पूरा फिर से गेम ऑफ थ्रोन्स की कॉपी है बैटल ऑफ बास्टर्ड्स की। उसमें भी सेम ऐसे ही दुश्मन अपने हॉस्टेज को छोड़ देता है और फिर उसे रास्ते में मार देता है। वैसे ये वाला हॉस्टेज को एक्सचेंज करने वाले सीन काफी जगह भी हो चुके हैं। इस चीज से मैं गुस्से में हूँ, पर ठीक है मान लेते हैं मैं भी उनकी कैटेगरी में आ जाता जो मुंह पे दिख रहा है कि छापा गया है फिर भी प्रिटेंड करेंगे कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये नहीं छापा गया है, हटाओ। पर फिर भी ये सीन गू लिखा गया है। कैसे? गेम ऑफ थ्रोन्स में जिस हॉस्टेज को मारता है दुश्मन, वो उसके ओपोनेंट का छोटा भाई होता है, तो उससे गुस्सा आना जायज है। फिर वो अकेले चार्ज कर देता है और अगली आर्मी उस पर एम्बिश करने के लिए वेट कर रही होती है। यहाँ आदि पुरुष में कोई सेंस नहीं बन रहा चीजों का। यहाँ इंद्रजीत ने जिसे मारा वो सीता जी नहीं थी, वो एक छलावा था, एक राक्षस था, जो कि राम जी को तुरंत दिख भी जाता है। तो राम जी का गुस्साना कतई जायज नहीं है। उन्हें क्या लेना देना है इस राक्षस से? तो उनके गुस्साने की वजह सिर्फ ये हो सकती है कि रावण और उसकी सेना उन पे हंस रहे थे, तो इस चीज से गुस्सा आ गए, जो कि राम जी के पर्सनैलिटी के पूरे अगेंस्ट है। वो काफी धैर्य पुरुष थे। तो मैं ये मान लूं कि तुम लोग राम जी को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो दुश्मन के प्रैंक करने में गुस्सा के दुश्मन की चाल में फंस गए। रियल स्टोरी में इंद्रजीत जब सीता जी के छलावे को मारता है तो राम जी को तुरंत नहीं पता चलता है कि वो एक छलावा था, तो इस चीज के चक्कर में पूरा मोरल डाउन हो जाता है उनका, जिसका इंद्रजीत फायदा उठा के अपर हैंड ले लेता है युद्ध में। तो साफ एक्शंस का मीनिंग बन रहा है। तो जब ऑलरेडी सोर्स मटेरियल में सिनारियो सही से लिखा गया है तो तुम्हें चेंज करने की क्या जरूरत थी? और तुमने किया भी तो वो भी कॉपी किया। ओह सॉरी, मैं भी उस ग्रुप में हूँ जिससे प्रिटेंड करना है कि कॉपी नहीं इंस्पायर्ड है। ये सेम वही बेवकूफ़ी है जब डायरेक्टर बोले दे रहे कि ये रामायण से इंस्पायर्ड है और अलग कहानी है। यहाँ तो वही प्रिटेंड करने वाले ग्रुप भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। तो मतलब अगर मैं सीजीआई और सड़े डायलॉग को इग्नोर मारूं और अपने सेंटिमेंट्स को भी ना हट करूं और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली सोचूं, फिर भी कौन सा फिल्म अच्छी होती जा रही है? हमारे देश के ग्रंथ को तुम फिल्म में अडॉप्ट कर रहे हो और बाहर से इंस्पायर्ड हो रहे हो, तो हमारा कल्चर कहाँ फैल रहा है? हम लोग किस चीज का प्राइड फील करें इसको लेके? इस वीडियो का मेन रीजन ये था कि तुम लोग सारी हेट हटा के देखोगे फिर भी फिल्म अच्छी नहीं है, और एक ये रीजन था कि छपी चीजों को सामने लाना। ये छपे सिनारियो और आइडियाज पे कोई कॉपीराइट नहीं होता है और इन्हें पॉइंट आउट करना भी काफी कठिन हो जाता है नॉन क्रिएटिव लोगों और नॉन राइटर्स के लिए, जो कि मैं अपने लाइफ में काफी बार फील कर चुका हूँ। जो चीज मुझे प्लेजराइज लग रही है पर लोगों को 1% नहीं समझ आता कि कहाँ से, और दोनों एक दूसरे को डिसबिलीव में देख रहे होते हैं। तो भाई वीडियो खत्म होती है। अगर बढ़िया लगी ये वीडियो तो तुम लोग मेरी RRR वाली भी देख सकते हो। बाय।